गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फाइनल ईयर हम परक्यूजिट्स कर रहे हैं। मैंने कल आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट जो है वो करवाया और अब मैं जो है और डिफरेंट डिफरेंट परक्यूजिट्स जो है वो करवाऊंगी। सबसे पहले हम वही डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा की बुक यूज़ कर रहे हैं। साहित्य भवन आगरा की पब्लिकेशन है ये। इस बुक में कोई मिस्टेक नहीं है, आपने इसको ध्यान से करना है। अभी हम परक्यूजिट्स कर रहे हैं, तो परक्यूजिट्स में हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन का कर लिया है। आगे है होटल में रहने का स्थान। अगर एम्प्लॉयर, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर एम्प्लॉई को होटल में रहने की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाता है, जैसे एक एम्प्लॉई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है और घर जाके एकदम से ढूंढना संभव नहीं होता या खाली नहीं होता। अगर एम्प्लॉई जो है वो 15 दिन होटल में रहता है तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो नील मानी जाएगी। अन्य किसी केस में हम परक्यूजिट को कैलकुलेट करेंगे। जो उस अवधि की सैलरी है उसका 24% जो है, जिस अवधि में उसे होटल उपलब्ध करवाया गया, और 24% उस अवधि की सैलरी का 24% और एक्चुअल पेड दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा। और अगर इसके बदले में एम्प्लॉय से कुछ वसूल किया जाता है, रियलाइज़ किया जाता है उससे, तो वो उसके परक्यूजिट्स में से लेस हो जाएगा। तो ये सारे केसेस में है कि अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है तो उसे परक्यूजिट्स में से घटा दिया जाएगा, क्योंकि उससे उतना अमाउंट ले लिया गया तो उसका जो लाभ है वो उतना कम हो गया। अंडरस्टूड है? तो हम देखते हैं, देखो 10th illustration इसमें X अपॉइंटेड एट कैलकाटा, he stayed in the hotel for 25 days, thereafter shifted in a house provided by the employer. From the following information determine the taxable value of perquisite stay in a hotel. Room rent in a hotel 1000 per day. Salary for valuation of accommodation during previous year is 7,30,000। सैलरी पूरी दी हुई है आपको 7,30,000, 365 दिन की। द एम्प्लॉयर रिकवर्ड ₹200 पर डे फ्रॉम एक्स रिगार्डिंग सैलरी रिगार्डिंग स्टे इन द होटल। अब वो 25 दिन रहा तो 25 दिन की सैलरी जो है हम उसका 24% जो है वो निकाल लेंगे। अब आप देखो, आपको पूरे साल की सैलरी कितनी दी हुई है? 7,30,000। 7,30,000, तो आपने 25 डेज की सैलरी का निकाल लेना है। ये कितना हो जाएगा? 50,000 का 24% जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। और चार्ज कितना, वो पे कितना कर रहे हैं? रूम रेंट 1,000 पर डे, यानी 25,000। 25,000 जो भी दोनों में से कम होगा। कम क्या है आपका? 12,000। और उस 25 दिन के लिए जो है 200 रुपया पर डे उससे चार्ज किया गया। 200 इंटू 5, तो कितना हो गया? 5,000। उसका परक्यूजिट कितना रह गया? 7,000। क्लियर है? 365 दिन की सैलरी दी हुई है आपको, 25 डेज की आपने निकालनी है। 25 डेज की सैलरी हो गई 50,000, 24% लेना है उसका 12,000। एक्चुअल पेमेंट जो है 1,000 इंटू 25,000, दोनों में से जो भी कम होगा 12,000। और 200 रुपये पर जो है डे उससे चार्ज किया गया, 5,000 लेस हो जाएगा। आपकी परक्यूजिट की वैल्यूएशन क्या आ जाएगी? 7,000 जो है वो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यूएशन? 7,000। तो ये आपने जो है वो ध्यान देना है। उसके बाद है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, कार्यस्थल पर रहने का मकान। कई बार बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जो है वो प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे ऑफशोर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तेल निकालने वाले ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स होती हैं, तो कर्मचारी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट्स होती हैं जहाँ पर कि एम्प्लॉय का रहना जो है वो ज़रूरी होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में उनका वहाँ रहना कंडीशनल होता है अगर वो वहाँ रहते हैं। और घर जो है वो टेम्परेरी नेचर का है और 800 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं है। वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट 8 किलोमीटर की वेसिनिटी में नहीं है, रिमोट एरिया में है, तो इसकी वैल्यूएशन क्या मानी जाएगी? नील जो है वो मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? नील जो है वो मानी जाएगी।
तो ये वैसे आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको नोट आ सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन में, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। फिर उसके बाद है स्थानांतरण की दशा में रहने का मकान। कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हो जाती है, वहाँ पर उसे अकोमोडेशन मिली हुई होती है, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है या उसे शिफ्टिंग में दिक्कत है, वो दूसरी जगह पर जो है वो चला जाता है। तो वो दोनों घर अपनी पोजेशन में रखता है। जहाँ से उसकी ट्रांसफ़र हुई है वो वाला घर भी उसकी पोजेशन में है, और जहाँ उसकी ट्रांसफ़र हुई है वो वाला घर भी उसकी पोजेशन में है। तो हम दोनों की वैल्यूएशन जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो आपने किया उसकी तरह से कर लेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा वो उसका अनुलाभ जो है वो माना जाएगा। लेकिन अनुलाभ जो है, जो हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन सीखी है उसके आधार पर ही जो है वो करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन जो है जब उसके स्थानांतरण को 30 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तब शुरू होगी। अगर वो 90 दिन से ज़्यादा दोनों घर अपनी पोजीशन में रखता है तो फिर दोनों का परक्यूजिट जो है उसकी इनकम में शामिल किया जाएगा। जब तक एक है वो तो होना ही होना है शामिल, वो तो आपको पता ही है। जिसमें से कम होगा जो दोनों में से वो शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो 90 डेज यानी 3 मंथ्स के बाद भी जो है दोनों घर पोजीशन में, यहाँ पर डेज की ही इंपॉर्टेंस है तो हम 90 डेज की ही बात करेंगे, मंथ्स की बात नहीं करेंगे। 90 डेज से ज़्यादा जो है वो पोजीशन में रखता है दोनों घर, तो दोनों घरों की वैल्यूएशन जो है उसकी इनकम में जो है वो ऐड हो जाएगी। तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि रहने के मकान में, अकोमोडेशन में आपका घर, फ्लैट, फार्म हाउस, उनका कोई भाग, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, चलते फिरते मोबाइल होम्स, जहाज, शिप्स और उसकी ऊपर तैरते हुए जो घर मिलते हैं संरचना, वो इसके लिए क्लियर इंक्लूड की जाएगी। और होटल में जो है, होटल में मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट्स, गेस्ट हाउस, किराए पर लिया गया स्थान, सारा कुछ जो है वो इंक्लूडेड है। और दूरस्थ क्षेत्र, रिमोट एरिया से मतलब है कि टाउन से कम 40 किलोमीटर्स दूर है और उसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो स्थानांतरण के केस में क्या हो गया कि एक घर की वैल्यूएशन लेनी है जो दोनों में से, अगर दो घर वो पोजीशन में रखता है, जैसे मैंने बताया कि कई बार शिफ्टिंग में डिले हो जाती है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो उसमें एक घर की वैल्यूएशन दोनों की वैल्यूएशन की जाएगी, फिर दोनों में से जो भी कम होगा वो आप ले लोगे। लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा वो दोनों घरों को पोजीशन में रखता है, फिर दोनों घरों की वैल्यूएशन करके उसको सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारा है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि सैलरी से क्या मतलब है। अभी तक हमने सिंपल वैसे कैलकुलेशन की क्योंकि सैलरी दी हुई थी, लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का क्या मतलब है आप देखिए। इसमें बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, सारे अलाउंसेस जो कैश में मिलते हैं, बोनस, कमीशन, जिसका भी भुगतान कैश में होता है उसे एक एम्प्लॉय से मिलता है या एक एम्प्लॉय से मिलता है, एज पर द केस में भी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें शामिल नहीं हैं, एक्सेप्शंस हैं। वो क्या हैं? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है, डियरनेस पे इस पर्पज़ के लिए हमेशा इंक्लूड की जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन महंगाई भत्ता सिर्फ और सिर्फ तब शामिल किया जाता है जब वो सेवा की शर्तों के अधीन दिया जाता है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है। इसके लिए क्वेश्चन में आपको लिखा होगा। और एडवांस सैलरी या एरियर्स सैलरी भी है, इस पर्पज़ के लिए इंक्लूड नहीं होंगे। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, जो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। या जो भत्ते टैक्स फ्री हैं, जैसे आपने किया था टीए, डीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, वो सारे अलाउंसेस जो एग्जाम्प्ट हैं वो तो नेचुरल है कि वो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन लॉ में हमेशा क्लैरिफिकेशन के लिए इसे क्लियर किया होता है। और जो परक्यूजिट्स हैं उनकी वैल्यूएशन जो हमने ऊपर की है वो भी शामिल नहीं होंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस की क्षतिपूर्ति या टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लीव इनकैशमेंट, वो नहीं होंगे। आपने बस ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या नहीं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपने बेसिक सैलरी प्लस ऑल कैश अलाउंसेस जो भी दिए जाते हैं, उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट
डियरनेस अलाउंस के लिए देखना है कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए दिया जाता है या नहीं। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए दिया जाता है तो इंक्लूड करना है और नहीं करना। और उसके अलावा जितने और कैश मिलते हैं उसको बोनस ये वो सब इंक्लूड करने हैं, लेकिन एडवांस सैलरी ड्यू सैलरी वो नहीं इंक्लूड करनी है। और जो टैक्स फ्री अलाउंसेज हैं वो इंक्लूड नहीं होने हैं। परक्यूजिट्स भी बिल्कुल इंक्लूड जो है वो नहीं होने हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस भी नहीं, और रिटायरमेंट पर मिलने वाले बेनिफिट्स भी इंक्लूड जो है वो नहीं होंगे। इसको कंसेप्ट को बिल्कुल जो है आपने क्लियर रखना है। अब मैं 11th इलस्ट्रेशन जो है वो आपको करवा रही हूँ। An employer has taken a house on rent 15,000 per month. He allotted half of the house to Mr. A and other half to Mr. B for residential purposes. The annual salary of the A is 3 lakh and that of B is 7 lakh. Find out the value of rent free accommodation. अब जब रेंट उसने घर किराए पर लेकर दिया है, ये उसका अपना घर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो रेंट है, रेंट पेड और सैलरी का 15% जो भी दोनों में से कम होगा। यहाँ उसने घर लेकर जो है दोनों एम्प्लॉयज़ में बांट दिया है। तो आधा घर 15,000 का, आधा कितना है 7500 जो है उसने ए का रेंट पे कर रहा है, 75 बी का। ए के लिए क्या हो जाएगा, रेंट पेड जो है वो 7500 पूरे साल का कितना हो गया 90,000। और उसकी सैलरी कितनी है, ए की आपको दी हुई है 3 लाख, 3 लैक्स, उसका 15% यानी कि कितना हो गया 45,000। दोनों में से जो भी कम होगा, देखो जरा से उससे फर्क पड़ जाएगा, दोनों में से जो भी कम होगा 45,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब बी की सैलरी, बी का भी रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी है 7500, 90,000, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है 7 लाख, सैलरी कितनी है 7 लाख, उसका कितना लेंगे 15%, कितना हो जाएगा 1,05,000। फिर दोनों में से जो भी कम होगा तो दोनों में से 90,000। अब देखो घर सेम है, किराया सेम है, लेकिन सैलरी का 50% से कितना फर्क पड़ गया। ए को सिर्फ कितने अमाउंट पे टैक्स देना है 45,000 पे, और बी को जो है वो कितने अमाउंट पे टैक्स देना है 90,000 पे जो है वो टैक्स जो है वो देना है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन 11 थी। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको इलस्ट्रेशन 12 जो है वो करवाऊंगी। ध्यान से देखना, ये थोड़ी लंबी इलस्ट्रेशन है, इसको आप देखो। कम्यूट द सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर वैल्यूइंग द परक्यूजिट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। बेसिक सैलरी 3,90,000 ये ऐड होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, क्योंकि इसने हमने सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन जो है वो करनी है, उसके लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है। डियरनेस अलाउंस नॉट एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नॉट फॉर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि ये टैक्सेबल रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के पर्पज से ऐड नहीं होगा, सिर्फ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के लिए ऐड नहीं होगा, वैसे सैलरी हेड में जो है वो ऐड होगा। उसके बाद है महंगाई भत्ता, उसके बाद है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस 36,000 है, सारा का सारा टैक्सेबल होता है और ये कैश में दिया जाता है, अलाउंस है इसलिए ये ऐड होगा। उसके बाद बोनस है, बोनस भी ऐड होगा। कमीशन है, कमीशन भी ऐड होगी। प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय 40,000, ये तो नहीं, उसके बाद उसको दिया हुआ कमीशन और कमीशन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ये क्या हो गया, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये परक्यूजिट हो गया। परक्यूजिट है तो ये ऐड नहीं होगा। उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस स्पेंड फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, ये एग्जम्प्ट है, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ हैं। तो आप नीचे रीज़न भी आप लिख सकते हो। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ ए स्वीपर, स्वीपर की फैसिलिटी है, ये भी परक्यूजिट है, परक्यूजिट इस पर्पज़ के लिए ऐड नहीं होगा। और अपॉइंटेड है गार्डनर, गार्डनर हिज सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर, ये भी परक्यूजिट है, ये भी इस पर्पज़ के लिए ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉयर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द एम्प्लॉई, ये भी परक्यूजिट है, ये भी इस पर्पज़ के लिए ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉई गेव इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, कम्यूट इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है तो वो भी परक्यूजिट है और इस पर्पज़ के लिए इंक्लूड जो है वो नहीं होगा। सिर्फ क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी 3,90,000, 92,000। डियरनेस अलाउंस नहीं होगा क्योंकि नॉट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
और उसके बाद जो है अलाउंसेस आपके ऐड होंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है 36,000 और बोनस आपका है 32,000। कमीशन जो है आपका 40,000 और बाकी सारे क्या हैं, परक्यूजिट्स हैं। आपने लिखना है कि सेक्शन 17(2) के अंतर्गत जो है वो आपके परक्यूजिट्स हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, कन्वेंस अलाउंस है, फैसिलिटी ऑफ स्वीपर है, सैलरी ऑफ द गार्डनर है, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इंटरेस्ट है। तो बस वो सारे ऐड नहीं होंगे, लेकिन आपने लिस्ट में जो है वो ऐड कर देने हैं, वो आपने देखने हैं। तो ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन और उससे मिलते जुलते जो भी हैं होटल की वैल्यूएशन और वो वैल्यूएशन, वो सारा हमने कर लिया। उसके बाद जो है कार की फैसिलिटी है। कार की फैसिलिटी में भी हमने देखा है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में तो ये हमेशा ही टैक्सेबल जो है वो होगी, और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में हमें देखना पड़ेगा। और कार की सुविधा का मूल्यांकन जो है वो देखो, वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ कार। तो इसमें बड़े सारे केसेस हैं, थोड़ा सा आज करवाऊंगी, थोड़ा सा फिर करवाऊंगी। अगर कार एम्प्लॉयर की है या उसने लीज पर ले रखी है, तो इसमें हमने ध्यान से देखना है कि इसमें बड़े इफ एंड बट्स हैं। ध्यान से एक एक केस जो है वो देखेंगे। कार एम्प्लॉई की नहीं, एम्प्लॉयर की है, उसने या रेंट पर ले रखी है या लीज पर ले रखी है और फुल्ली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए काम आती है, मतलब एम्प्लॉय यूज़ करता है तो सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, पर्सनल उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो उसकी वैल्यूएशन नील होगी। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि वो सिर्फ किसके लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसका परक्यूजिट जो है वो 0 होगा। और जब कार एम्प्लॉयर की है और सिर्फ एम्प्लॉय के काम और उसकी फैमिली मेंबर्स के काम आती है, यानी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होती, एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, तो कार की मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, ड्राइवर की सैलरी और कार की डेप्रिसिएशन 10%। अगर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है, बट यूज्ड बाय एम्प्लॉई फॉर पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और उसके बाद जो है उसके ड्राइवर की सैलरी जो भी आपने दी है, डेप्रिसिएशन ऑन कार, क्योंकि कार एम्प्लॉयर की है तो वो डेप्रिसिएशन भी हो रही है 10%, सारा वो ऐड कर लिया जाएगा। और अगर उससे कुछ चार्ज किया जाता है इसके बदले में, एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है। और अगर कार जो है एम्प्लॉय ने लीज पर या रेंट पर ले रखी है और फैमिली मेंबर्स के ही काम आती है, मतलब पर्सनल यूज के काम आती है, तो उसमें एक डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि कार उसकी अपनी नहीं है। तो उसमें मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, ड्राइवर की सैलरी, और अगर इसके बदले में एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जाता है तो उसे लेस कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है कि जब कार एम्प्लॉयर की है और पार्शली बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और पार्शली जो है प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, और उसको मेंटेन करने के, रख रखाव के एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे एम्प्लॉयर बियर करता है। तो उसमें आपको फॉर्मूला दिया हुआ है सीधा सीधा, अगर कार जो है उसकी क्षमता कम है, एक उसका इंजन की क्षमता जो है 1.6 लीटर से ज़्यादा नहीं है, तो 100 रुपीज़ पर मंथ। और अगर कार बड़ी है यानी कि उसकी इंजन की क्षमता जो है 1.6 लीटर से ज़्यादा है, तो 2400। अगर दोनों केसेस में ड्राइवर भी उसने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो 900 पर मंथ जो है वो ड्राइवर की सैलरी उसमें ऐड कर दी जाएगी। और अगर ये तब है जब कार नियोक्ता ने रेंट पर या लीज पर ले रखी है और पार्शली बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और पार्शली जो है एम्प्लॉय
के पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। तो अगर कार छोटी है तो 1800, और अगर कार बड़ी है तो 2400, और अगर दोनों केसेस में ड्राइवर रखा हुआ है तो 900 पर मंथ जो है उसकी सैलरी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय अपने जो प्राइवेट पर्पसेस के एक्सपेंसेस जो है वो खुद बियर करता है, कार तो मिली हुई है ना लेकिन उसको, तो अगर कार छोटी है तो 600 पर मंथ, और अगर कार बड़ी है तो 900 पर मंथ, और ड्राइवर की सैलरी दोनों केसेस में जो है वो ऐड होगी। ड्राइवर की सैलरी जो है वो दोनों केसेस में ही ऐड होगी। और अगर मान लो एम्प्लॉयर के पास एक से ज़्यादा कारें हैं तो वो कई कारों का जो है वो प्रयोग करता है एम्प्लॉई, और कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है, बहुत सारी कारें हैं। और उस केस में तो पहली कार के लिए जो है, जो अभी हमने फार्मूला बताया, अगर कार छोटी है तो 1800 पर मंथ, कार बड़ी है तो 2400 पर मंथ, अगर ड्राइवर की सैलरी है तो 900 पर मंथ। और बाकी कारों के लिए ये माना जाएगा कि वो फुली प्राइवेट पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही हैं, तो निजी प्रयोग की तरह जो है उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये मैंने अभी सिर्फ आपको वो वाला पॉइंट बताया जब कार जो है एम्प्लॉयर की है, उसकी खुद की है, या उसने रेंट या लीज पर ले रखी है। और फिर उसमें केसेस बताए कि अगर पूर्ण बिजनेस के लिए यूज़ होती है तो वैल्यूएशन क्या होगी, नील। और अगर उसने अपनी कार दे रखी है तो आपके मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, आपकी ड्राइवर की सैलरी और डेप्रिसिएशन। और अगर उसने रेंट पर लेकर दी है तो डेप्रिसिएशन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बदले में अगर दोनों केसेस में कुछ चार्ज किया जाता है तो वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम का बात है जब पार्शली बिजनेस पर्पजेज के लिए और पार्टली प्राइवेट पर्पजेज के लिए यूज़ होती है, और कार एम्प्लॉयर की और सारा खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, तो छोटी कार के लिए 1800 पर मंथ, बड़ी कार के लिए 2400 पर मंथ, और दोनों केसेस में ड्राइवर की सैलरी 900 पर मंथ। और अगर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो खुद करता है एम्प्लॉय, जैसे पेट्रोल डलवा देता है या और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, अगर वो खुद करता है तो उस केस में जो है छोटी कार के लिए 600, बड़ी कार के लिए 900 और प्लस ड्राइवर की सैलरी 900, सभी केसेस में जो है वो ऐड की जाएगी। अगर एक से ज़्यादा कारें रखी हुई हैं और एम्प्लॉय जो है सारी कारों का प्रयोग करता है, तो एक कार जो है उसकी जो अभी हमने किया कि छोटी कार के लिए 1800 पर मंथ, बड़ी कार के लिए 2400 पर मंथ, और ड्राइवर की सैलरी 900 पर मंथ। और अगर एक से अधिक कारें हैं तो बाकी कारें जो हैं वो प्राइवेट पर्पसेस के लिए मान ली जाएंगी, और जिस तरह प्राइवेट पर्पसेस की वैल्यूएशन होती है उस तरह की जाएगी। तो इतना मैंने यहाँ करवा दिया। अब मैं कल करवाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी जब कार जो है वो एम्प्लॉई की है, और उसको कैसे वो यूज़ करता है और किस तरह उसका परक्विजिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमने इस चैप्टर को निपटाना है जल्दी से, और ये चैप्टर जो है वो काफ़ी टाइम लेता है, और तब तक इसके क्वेश्चन नहीं करने जब तक मैं इसको करवा नहीं देती हूँ। तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, और इसको अच्छी तरह से करो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से